नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी मनिया में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 7 अगस्त 2020 का द हिंदू समाचार पत्र। उससे पहले चलते हैं कल के प्रश्नों की तरफ। सबसे पहला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो सी ऑप्शन से होता है मनोज सिन्हा जी को नियुक्त किया गया है। पुक्काली धान का जीआई टैग किस राज्य को मिला है? डी ऑप्शन से होता है केरल को मिला है। विशाखापत्तनम गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? स्टाइरिन गैस का रिसाव हुआ था, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाता है। अब हम चलेंगे आज के अपने समाचार पत्र की तरफ। सबसे पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आरबीआई की पॉलिसी रेट्स अनचेंज। तो आरबीआई की अभी मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक हुई थी, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट निर्णय लिए गए। हम देखेंगे क्या क्या निर्णय लिए गए हैं। तो सबसे पहला निर्णय है कि बैंकों को परमिशन दी गई है कि आप जो एमएसएमईज और कॉर्पोरेट्स को लोन दिए हैं उसको रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। रिस्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ है कि एक उदाहरण लेंगे। जैसे मान लीजिए किसी बैंक ने एक एमएसएमई को 2 साल के लिए कुछ ब्याज दर पर ऋण दिया है, तो हो सकता है बैंक अलाउ, जैसे 2 साल में, अभी जैसे कोविड-19 है, लॉकडाउन हो गया था, तो अभी एमएसएमई का काम सब ठप था, उसके आय का स्रोत ठप था, तो ऐसे में 2 साल में वो ऋण ना उपलब्ध करा पाए। तो इसके लिए बैंक हो सकता है कि उसको टाइम बढ़ा दे कि आप 1 साल आपको हम और टाइम देते हैं। तो इन सब चीज़ों, जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, उनको चेंज करने को रिस्ट्रक्चरिंग कहते हैं। इससे क्या होता है, बैंकों का पैसा भी वापस आ जाता है और एमएसएमई दिवालिया होने से भी बच जाती हैं। तो अभी इसलिए रिस्ट्रक्चरिंग का ऑप्शन दिया है बैंकों को आरबीआई ने। अगला क्या डिसीजन लिया है, इंडिविजुअल बोरोवर्स को भी बैंक अपने विवेक से कुछ ना कुछ छूट दे सकती है। और जो मोरेटोरियम लोन का पे लगाया गया था अगस्त 31 तक, अभी उसको एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। और पर्सनल लोन्स को भी जो है उसका टेन्योर, उसका टाइम पीरियड बढ़ा जा सकता है। एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक और नाबार्ड को 10,000 करोड़ तक की और सहायता प्रदान की गई है। और स्टार्टअप्स को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स में जोड़ा गया है। अभी इसको हम स्टार्टअप्स वाली न्यूज़ और पर्टिकुलरली इसको देखेंगे। अभी अगला न्यूज आर्टिकल है, मनोज सिन्हा अपॉइंटेड जम्मू एंड कश्मीर एलजी मुर्मू सीएजी। मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। और जो जीसी मुर्मू इससे पहले राज्य उपराज्यपाल थे, उनको कैग यानी कि भारत का महालेखा नियंत्रक और परीक्षक नियुक्त किया गया है। अगली जो आर्टिकल, राजपक्षाज पार्टी पॉइज फॉर बिग विन इन श्रीलंका। तो श्रीलंका में अभी चुनाव हुए थे, तो लगभग राजपक्षा की पार्टी जो एसएलपीपी या पीपल्स पार्टी है, उसने 60% वोट पाए और वहाँ पर विजेता हुई। अगली हम न्यूज आर्टिकल देखेंगे। अगली जो आर्टिकल है, इंडियन मुस्लिम्स आर साइलेंट बट सैड सेज इंटेलिजेंसिया। तो जो इंटेलिजेंसिया है वो कह रही है कि अभी राम मंदिर पर जब प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया, तो जो इंडियन मुस्लिम्स है वो हालांकि कोई गतिविधि तो नहीं कर रहे हैं, वो साइलेंट हैं, ना कि उन्होंने कोई धरना प्रदर्शन विरोध किया, लेकिन वो दुखी हैं, इससे बात बताई जा रही है। अगली जो आर्टिकल हम देखेंगे, इंडिया रिजेक्ट्स चाइनाज यूएनएससी मूव ऑन कश्मीर। तो चाइना, आप जानते होंगे, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है। तो अभी जो 370 अनुच्छेद था उसको हटाने को 1 वर्ष पूरे हो गए 5 अगस्त को। तो ऐसे में चाइना ने यूएनएससी पे अपील की कि भाई इस मुद्दे पर चर्चा की जाए। यूएनएससी क्योंकि आप जानते होंगे चाइना पाकिस्तान की तरफ बायस्ड है और इंडिया से इसको हमेशा प्रॉब्लम रहती है, इसलिए वो इस मुद्दे को बार बार यूनाइटेड नेशंस में उठाने का प्रयास करता है। तो अभी भारत ने इसका विरोध जताया है। इंडिया के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूएन में टीएस तिरुमूर्ति, कौन इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूएन में? टीएस तिरुमूर्ति। इन्होंने बताया कि ये जो कदम था, ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान से मोटिवेटेड था, पाकिस्तान का प्रयास था, जो अभी फेल्ड हो चुका है। अगली जो आर्टिकल है, सेंटर टेक्स डाउन रिपोर्ट ऑन चाइनीज ट्रांसग्रेशन। तो जो गृह मंत्रालय की वेबसाइट थी उस पर एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, उस पर रिपोर्ट अपलोड की गई थी, जिसमें बताया गया था कि चाइनीज़ सेना ने भारतीय सीमाओं पर प्रवेश किया था। तो अभी इसको डिलीट कर दी गई, उसको हटा दी गई है। अगली जो आर्टिकल है, यूएस कांग्रेस पैनल्स फ्लैग रिस्ट्रिक्शंस इन कश्मीर। तो यूएस कांग्रेस के एक पैनल ने जो कश्मीर में अभी प्रतिबंध लगाए हैं उस पर काफ़ी चिंता व्यक्त की है। इसके जवाब में हमारे विदेश मंत्रालय ने बताया है कि वहाँ पर जो गवर्नेंस से पॉलिटी है, काफ़ी सुधार उसमें आ रहा है और वहाँ पर डेवलपमेंट भी लोगों तक पहुँच रहा है और जल्दी हम स्थितियों को नॉर्मलाइज करने का प्रयास कर रहे हैं। अगली जो आर्टिकल तरफ जाएंगे, किसान रेल टू फेरी फ्रूट्स वेजिटेबल्स। तो जैसे कि बजट 2020-21 में वादा किया गया था, किसान रेल चलाया जाएगा। इसका काम क्या होगा, जो किसानों के फल उत्पाद हैं या कृषि उत्पाद हैं, ये जल्दी से जल्दी अपने लक्ष्य तक पहुंचाया जाए जहां पर इनको विक्रय करना है, ताकि सड़े गले ना और अधिक से अधिक मूल्य मिल सके। तो इसी कदम में, इसी को देखते हुए 7 अगस्त से इंडियन रेलवेज किसान रेल चलाएगी। ये सबसे पहली किसान रेल महाराष्ट्र से बिहार तक जाएगी। महाराष्ट्र में देवलाली जगह है, वहाँ से बिहार के दानापुर जगह तक जाएगी। तो ऐसे में क्या होगा, इससे जो 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य रखा है केंद्र सरकार ने, वो भी इससे काफ़ी पूर्ति होगी, उसको भी फ़ायदा मिलेगा। अगली जो आर्टिकल है, EIA नॉर्म्स विल मेक पॉल्यूटर पे हैवी पेनल्टी, जावड़ेकर।
तो जो पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने कहा है कि जो नए इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट पैमाने हैं उनसे जो पॉल्यूटर्स है, प्रदूषणकर्ताओं को काफ़ी हैवी पेनल्टी देनी पड़ेगी। अगली जो आर्टिकल हम देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट टू हियर पिटीशन अगेंस्ट कंटेम्प्ट लॉ ऑन अगस्त 10। तो जो सुप्रीम कोर्ट के वकील है प्रशांत भूषण, जिन्होंने जुडिशरी पर आरोप लगाया था कि डेमोक्रेसी को नहीं बचा पा रही है, इसको सक्षम नहीं इसमें, तो इस पर इनके खिलाफ अवमानना की नोटिस इनको भेजी गई। इस पर अभी सुप्रीम कोर्ट 10 अगस्त को सुनवाई करेगा। अगली न्यूज आर्टिकल है, बासमती बैटल्स बॉयल्स ओवर एच चौहान ज्वाइंस इशू। तो बासमती राइस के लिए जीआई टैग लेना चाहता है मध्य प्रदेश। तो ऐसे में पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर, उन्होंने अपना आपत्ति जताई थी, प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा था कि जो बासमती राइस है ये पंजाब का जीआई टैग है, इसको जो है एमपी को नहीं मिलना चाहिए। इसके बाद अब एमपी के जो चीफ मिनिस्टर शिवराज चौहान, उन्होंने अपना विरोध जताते हुए उन्होंने भी इसमें एंट्री की है। तो अभी उन्होंने पत्र लिखा है, इसका जवाब देते हुए ये बात बताई गई है। सीबीआई टेक्स ओवर प्रोब इनटू सुशांत डेथ केस। बॉलीवुड के जो एक्टर है सुशांत सिंह राजपूत, जिनकी मृत्यु हो चुकी, आत्महत्या बताया जा रहा है उसको, तो अभी इसको क्या सच है इसमें, इसके लिए अभी सीबीआई इसमें जांच करेगी। अगली जो आर्टिकल, वीवीआईपी प्लेन्स सेट टू अराइव दिस मंथ। तो अभी तक जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी विदेश यात्रा में जाते थे तो क्या होता था, जो एयर इंडिया का प्लेन होता था सामान्य सा, उसी को खाली करा के, मतलब कोई सी फ्लाइट कैंसिल करके एक प्लेन को पर्टिकुलरली दे दिया जाता था। लेकिन उसमें जो है आप समझिए, कल्पना कर सकते हैं, जो आम लोगों के लिए विमान है उसमें वो फैसिलिटीज़ नहीं रहेगी जो एक हमारे प्रधानमंत्री या वाइस प्रेसिडेंट को चाहिए होगी, जो उनके लिए मेन इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको देखते हुए इंडिया ने 2 विमानों को कहा था कि इनको रेट्रोफिट कराया जाएगा बोइंग कंपनी से। तो उसमें रेट्रोफिट में क्या होगा कि उसको डिज़ाइन करके उसका इंटीरियर, उसमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम रहेगा, एक वीवीआईपीज़ के लिए कॉन्फ्रेंस रूम रहेगा, एक बेडरूम रहेगा, बाथरूम रहेगा, मिसाइल वार्निंग सेंसर्स रहेंगे, और कोई अटैक होता है तो उससे को रिस्पॉन्ड करने के लिए इसमें सिस्टम्स रहेंगे। इसके लिए लगभग 4,632 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। तो ये स्पेशली प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के यूज़ के लिए, फॉरेन विजिट्स वगैरह के लिए यूज होंगे। इन पे जो है एयर इंडिया का जो है मतलब रजिस्ट्रेशन इसका ख़त्म हो जाएगा और के सीरीज़ का रजिस्ट्रेशन होगा। के सीरीज़ से रजिस्ट्रेशन मिलिट्री एयरक्राफ्ट का होता है। तो ये हमने पूरी चीज़ जाना वीवीआईपी प्लेन्स के बारे में, जो अभी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के लिए उपयोग में आएगा। अभी ये प्लेन इसी महीने आने वाले हैं। श्रीलंकाज अपोजिशन सफर्स अ ह्यूज सेटबैक। श्रीलंका में अभी चुनाव हुए हैं, तो जो वहाँ पर सत्ता दल की पार्टी है, सत्तारूढ़ पार्टी है एसएलपीपी या पीपल्स पार्टी, वो 60% से अधिक वोट पाई है और फिर से सत्ता में लौट सकती है, ये बात बताई जा रही, लौटेगी। लेबनीज लीडर्स नीड टू हियर होम ट्रुथ मैक्रोन। तो जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, वो अभी लेबनान गए थे। लेबनान के शहर राजधानी बेरूत में ही एक धमाका हुआ था, जो अमोनियम नाइट्रेट का धमाका होता है, इससे वहाँ पर 145 लोगों की मृत्यु हुई थी और लगभग 5,000 लोग घायल हो गए थे। ऐसे में जो वहाँ के लोकल पीपल्स थे उन्होंने काफ़ी चिंता जताई, काफ़ी गुस्से में थे, आक्रोश में थे। तो ऐसे में इमैनुअल मैक्रोन बता रहे हैं कि लेबनीज लीडर्स जो हैं, लेबनान के जो नेता हैं, उनको वहाँ की समस्याओं को एक्नॉलेज करना चाहिए और उस पर कदम उठाना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए। अगली जो आर्टिकल है, फेसबुक ट्विटर टेक एम एट ट्रम्प मिस इन्फॉर्मेशन। तो ट्रंप ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने बताया कि जो छोटे बच्चे हैं उनको कोविड-19 से कोई दिक्कत नहीं है, वो इम्यून हैं, जो कि सत्य नहीं है। तो इस ट्वीट को, इस पोस्ट को फेसबुक और ट्विटर ने दोनों ने मिस इन्फॉर्मेशन की कैटेगरी में डाला है, यानी कि ये गलत इन्फॉर्मेशन है, ये बात बताई है। अगली जो आर्टिकल है, पोम्पियो अगेंस्ट वोट फॉर क्यूबा ऑन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। तो जो अमेरिका है, अमेरिका के पास ही एक छोटा सा द्वीपीय देश है क्यूबा। तो क्यूबा में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, तो इसी में आपने एक सुना होगा क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, तो वो भी आई थी। तो इसलिए क्यूबा से अमेरिका कभी खुश नहीं रहता है, क्योंकि क्यूबा में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है और अमेरिका के कहने पर नहीं चलता है, वो बेसिकली यूएसएसआर, चाइना जैसे कंट्रियों से प्रेरित है। तो ऐसे में अभी जो है क्या होता है कि उसमें वो ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो संयुक्त राष्ट्र संघ की है, उसका 2014 से 16 तक सदस्य था, फिर 17 से 19 तक था। अब 2021 से 23 के लिए फिर से वो इलेक्शन लड़ रहा है कि हमको सदस्य बनाया जाए। तो अभी माइक पॉम्पियो जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उन्होंने अपील की है कि सभी देशों से कि क्यूबा को वोट ना दीजिएगा आप ह्यूमन राइट्स काउंसिल में एंट्री के लिए। क्यों? इन्होंने आरोप लगाया है कि क्यूबा जो है अपने डॉक्टर्स को दूसरे देशों को बेचता है कि हम, हमारे डॉक्टर्स जो हैं ये सर्विस आपको प्रोवाइड करेंगे, उसके बदले में पैसा लेता है डॉक्टर्स को बेचने का। तो ये एक तरह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। ये आरोप लगाते हुए क्यूबा को ह्यूमन राइट्स काउंसिल में रोकने का प्रयास कर रहे हैं अमेरिका। आपको बता दें कि अमेरिका भी वर्तमान में अभी ह्यूमन राइट्स काउंसिल का सदस्य नहीं है, ये सदस्य था। लेकिन जब ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने फ़िलिस्तीन में हो रहे इजराइल के द्वारा अत्याचारों पर निंदा की थी, तो उसके बाद ही जो है अमेरिका ने काउंसिल से 2018 में वापसी कर ली थी, कहा हम इस काउंसिल में नहीं रहेंगे, इसको बायस्ड बताया था।
टिकटॉक टू ओपन आयरलैंड डाटा सेंटर फॉर यूरोप। तो अभी टिकटॉक को डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी अमेरिका में, अगर आपको जो है कंपनी अपनी चलाना है तो या तो किसी अमेरिकन कंपनी को बेच दीजिए, अन्यथा हम आपको बंद कर देंगे, बैन कर देंगे। तो अभी तक जो टिकटॉक का डाटा सेंटर होता था ये यूएसए में होता था या फिर सिंगापुर में होता था। अभी इसको चेंज करके आयरलैंड में इस्टेब्लिश कर दिया गया है। बताया गया इससे क्या होगा कि डाटा से सुरक्षित भी रहेगा और डाटा लोडिंग टाइम भी इसकी कम हो जाएगी, यानी कि जल्दी से जल्दी डाटा लोड हो जाएगा। तो ये टिकटॉक ने कदम उठाए हैं। यूएस एग्जामिन्स इफ रियाद हैज़ न्यूक्लियर गोल्स। तो यूएसए ने अभी जो है, यूएसए की इंटेलिजेंस एजेंसी ने बताया है कि जो जो आपका सऊदी अरब है ये चाइना के साथ मिलकर न्यूक्लियर हथियार डेवलप करने का प्रयास कर रहा है। रियाद में एक जो है सौर ऊर्जा संयंत्र है, सोलर प्लांट है, जिसके आड़ में ही संभावना ये है कि ये न्यूक्लियर हथियार बनाने का प्रयास कर रहा होगा। ये ऐसा अभी शंका जताई है यूएसए की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने। अगली जो आर्टिकल है, जापान मार्क्स 75 ईयर्स ऑफ एटॉमिक बम्पिंग। तो 75 वर्ष पहले जापान में 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पे एटॉमिक बम्पिंग हुई थी। तो उसी को जापान ने याद किया है। हिरोशिमा के मेयर जो काजुमी मात्सुई हैं उन्होंने बताया है कि राष्ट्रवाद जब बहुत अत्यंत तीव्र होता है तो द्वितीय विश्व युद्ध उसका साक्षात उदाहरण है। तो इसलिए हमें केवल राष्ट्र तक सीमित नहीं होकर देखना चाहिए, बल्कि विश्व को एक परिवार की तरह देखना चाहिए। और जैसे अभी वर्तमान में कोरोना जैसी महामारी है, इनसे लड़ने के लिए यही नीति ही सक्षम होगी। अब हम आपका इकोनॉमिक सेक्टर से देखेंगे। इन्फ्लेशन टू स्टे एलिवेटेड आरबीआई। तो आरबीआई ने बताया है कि अभी इन्फ्लेशन जारी रहेगा काफ़ी। इन्फ्लेशन क्या होता है? एक महंगाई दर। महंगाई दर क्या होती है कि जैसे कोई वस्तु है उसका समय के साथ उसमें कितनी महंगाई हुई, इसको महंगाई दर कहते हैं। सामान्य से आपका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जो इकोनॉमी में यूज़ होता है। इन्फ्लेशन दो कैटेगरी में होता है, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का मतलब क्या हुआ? जो सामान्य उपभोक्ता दैनिक दिनचर्या के लिए अपना सामान उपभोग करते हैं, जैसे कि आपका चीनी हो गया, आम फल हो गए और राइस हो गया, ये सारी चीज़ें। तो इन सबका एक बास्केट बना लिया जाता है और एक समय के बाद कितनी दर से इसमें वृद्धि हो रही है, तो इस दर को ही कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होती है। ऐसे ही होलसेल जो गुड्स होते हैं उनके लिए होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है। तो अभी बताया गया कि जैसे जो हमारी इकोनॉमी तो खुल रही थी, लेकिन जो है बीच बीच में नया संक्रमण देखने को मिला है, जिससे कुछ नई सिटीज़ भी फिर से मतलब लॉकडाउन में आ गई। जैसे अभी उत्तर प्रदेश में ही नियम है कि सैटरडे और संडे को पूरा लॉकडाउन रहेगा। तो इसकी वजह से फिर से थोड़ा सा बाधित हो रहा है इकोनॉमिक सिस्टम। इसी वजह से अभी इन्फ्लेशन हाई रहेगा। रेगुलेटर एक्सटेंड्स डेट रिकास्ट प्लान फॉर MSMEs। तो अभी आरबीआई ने, आपको हमने पहले भी उसमें डिस्कस किया था कि MSMEs के लिए जो ऋण दिया है बैंकों ने, तो उस डेट को रिस्ट्रक्चर करने का ऑप्शन दे दिया है आरबीआई ने बैंकों की, आप इस डेट को रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। रिस्ट्रक्चर का मतलब हमने फिर देखा था, एक बार फिर से देख लेते हैं कि उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को बैंकें चेंज कर सकती हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा? अगर चेंज नहीं करेंगे टर्म्स एंड कंडीशन, जैसे उदाहरण लेते हैं, अगर 2 साल के लिए ऋण था, कोई ऋण इस वर्ष पूरा होने वाला है, तो आप देख ही रहे पिछला 6-7 महीना पूरा कैसे आसानी से निकल गया और जो है कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी भी नहीं हुई। तो ऐसे में जो MSMEs ने लोन लिया है वो वापस नहीं कर पाएंगे। इससे क्या होगा? MSMEs तो दिवालिया हो जाएंगे, साथ ही साथ बैंकों का पैसा भी नहीं मिलेगा। तो लेकिन अगर इसको रिस्ट्रक्चर कर दिया जाता है या फिर कहा जाता है भाई आपको 1 साल का और टाइम देते हैं वो लोन वापस करने के लिए, तो ऐसे में क्या होगा कि जो आपका आरबीआई हो, मतलब बैंकों को पैसा मिल जाएगा और MSMEs दिवालिया होने से भी बच जाएंगी। तो ये फ़ायदा हुआ है। इसकी बैंक ने काफ़ी तारीफ भी की बैंकों ने कि क्योंकि उनको भी फ़ायदा होगा। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टू इंक्लूड स्टार्टअप्स। तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में अब स्टार्टअप्स को इंक्लूड किया गया है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होता है? पहले के समय में जब बैंकिंग होती थी वो बैंक केवल बड़े बड़े लोगों को ऋण देती थी जिनको उनको लगता था कि ये वापस कर पाएंगे ऋण। वो छोटे किसानों को या फिर जो आपकी ग्रामीण डेवलपमेंट क्षेत्र में या फिर रिन्यूएबल एनर्जी, इन सब चीज़ों में नए सेक्टर्स को ऋण नहीं देती थी, क्योंकि उनको डर लगता था कहीं हमारा पैसा वापस ना आए। तो ऐसे में भाई जो किसान है, वंचित वर्ग है, जो दरकिनार हुए मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं, वो तो हमेशा लॉस में रहेंगे, उनको कोई ऋण नहीं मिलेगा, वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, कभी वो डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो इससे उबरने के लिए गवर्नमेंट ने एक प्लान लाया, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का प्लान। इसके अंतर्गत ये बताया कि हम एक लिस्ट जारी करेंगे, जैसे कि इन्होंने अभी लिस्ट में हम कुछ उदाहरण देखेंगे। तो जो रिन्यूएबल एनर्जी है, नवीकरणीय ऊर्जा में जो भी क्षेत्र होगा इसमें इन्वेस्टमेंट होगा, एक कृषि क्षेत्र में या आपका रूरल डेवलपमेंट क्षेत्र में, इन सभी विषयों में ऐसे ही एक लिस्ट बनाएंगे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए कि सभी बैंकों को जितना ऋण प्रोवाइड कराती हैं वो उसका 40% इन लिस्ट में जो भी आपका प्रबंध किया गया है जिन जिन विषयों पर, उनको ऋण देना आवश्यक होगा, जैसे कि किसानों को, रिन्यूएबल एनर्जी को, इन सबको। तो अभी उस लिस्ट में स्टार्टअप्स को भी जोड़ दिया गया है। इससे क्या होगा? स्टार्टअप्स आपके नए बिजनेस फर्म्स होते हैं जो अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हो सकते हैं, तो डेवलप नहीं हो पाए हैं, तो उनको अभी विशेष हेल्प की आवश्यकता होती है, इनको फंडिंग की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग
के अंतर्गत रखने पर उनको आसानी से फंडिंग वगैरह मिल जाएगी। तो इससे काफ़ी हेल्पफुल में होगा स्टार्टअप्स के लिए। इजी लिक्विडिटी लेड टू फास्टर मॉनेटरी ट्रांसमिशन, शक्तिकांत दास। तो जो आरबीआई गवर्नर हैं उन्होंने बताया है कि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाने से, जैसे कि लिक्विडिटी क्या है, यानी पैसे की उपलब्धता, लगभग 5 लाख करोड़ रुपए लिक्विडिटी बढ़ाई गई है, जिससे मॉनेटरी ट्रांसमिशन काफ़ी अच्छा हुआ है। अब हम जानेंगे मॉनेटरी ट्रांसमिशन क्या होता है, कि जिससे आरबीआई अपनी रेपो रेट घटाती है बढ़ाती है, तो उसका उद्देश्य क्या होता है कि बैंकें भी इसी के अनुरूप अपना दर बढ़ाएं या घटाएं आरबीआई के रेपो रेट के अनुसार। तो जैसे हम उदाहरण लेते हैं, अगर आरबीआई ने 2% रेपो रेट में अपना घटाया है, और इसको देखते ही बैंकें भी 2% अपना ऋण देने की दर को घटा देते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि 100% मॉनेटरी ट्रांसमिशन हुआ, यानी जितना आरबीआई ने उद्देश्य रखा उसका पूरा का पूरा बैंकों ने उसका पालन किया। लेकिन बहुत कम ही देखा जाता है कि मॉनेटरी ट्रांसमिशन काफ़ी अच्छा हो। तो अभी लेकिन देखा गया है पिछले 17 महीनों में 162 बेसिस पॉइंट यानी 1.62% जो लेंडिंग रेट है वो बैंकों ने घटाया है। तो ये काफ़ी अच्छा मॉनेटरी ट्रांसमिशन माना जा रहा है। ऑफलाइन रिटेल पेमेंट सेट फॉर फिलिप। तो अभी जैसे देखिए ऑनलाइन पेमेंट को काफ़ी बढ़ावा दिया जाता है, काफ़ी अच्छा भी है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे जहाँ पर इंटरनेट कनेक्शंस नहीं है या फिर वहाँ पर स्पीड वगैरह बहुत कम आती है, तो ऐसे में ऑफलाइन रिटेल पेमेंट को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। ऑफलाइन रिटेल पेमेंट के मोड्स क्या होंगे, जैसे पॉइंट ऑफ सेल मशीन है, आप जो देख रहे हैं ये एक छोटा सा कम टैबलेट जैसा है, इसमें आप एटीएम कार्ड को स्वाइप करते हैं तो बैलेंस आपका अपने आप से डिडक्ट हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को प्रयोग से जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस हैं या फिर मार्जिनलाइज्ड एरियाज़ है जहाँ पर नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छे से नहीं है, वहाँ पर भी ऐसी बैंकिंग ऐसे भी जो है रिटेल पेमेंट हो सकती है, ये हमने देखा। अब स्पोर्ट के सेक्टर से देखेंगे, इट्स ऑफिशियल वीवो नो लॉन्गर IPL 2020 टाइटल स्पॉन्सर। तो वीवो आप जानते होंगे कि 2016 से इसका करार हुआ था कि 2022 तक के लिए ये जो है IPL का स्पॉन्सर रहेगा, लेकिन अभी भारत चीन के संबंध अच्छे नहीं हैं और वीवो एक चाइनीज़ कंपनी है, तो अभी BCCI ने इसको स्पॉन्सरशिप से हटा दिया है। ये थी हमारी आज की न्यूज़पेपर डिस्कशन। इससे बेस्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चंस हमारे हैं, भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक कैग किसे नियुक्त किया गया है, GC मुर्मू, RK माथुर, मनोज सिन्हा, इनमें से कोई नहीं। हाल ही में चलने वाली किसान रेल के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं, इसका उद्देश्य कृषि उत्पादों की ढुलाई है, इससे कृषकों की 2022 तक आय दोगुना करने का लक्ष्य पूर्ण करने में सहायता मिलेगी, केवल एक, केवल दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बैंकों के लिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की सीमा कितनी है, 15%, 20%, 30%, 40%। इन सभी के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी मैं आज की न्यूज़ प्रेजेंटेशन। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।